फैमिली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, प्रशासनिक व्यवस्था, तो लगता है कि कुछ बहुत भारी, बहुत बोरिंग होने वाला है। हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। लेकिन असल में ये कहानी है। ये कहानी है कि कैसे बिना आज की टेक्नोलॉजी के एक इतना बड़ा साम्राज्य चलाया जाता था। ये सत्ता, कंट्रोल और बैलेंस की कहानी है। बिल्कुल। जब हम मुगल प्रशासन की बात करते हैं तो हम असल में उस मशीनरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसने सदियों तक यहाँ शासन किया। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ढांचा आखिर काम कैसे करता था। चलिए, तो सबसे पहली लाइन कहती है कि मुगल कालीन प्रशासन मूलतः ईरानी व अरबी प्रशासन का भारतीयकरण था। ये तो शुरुआती बड़ी दिलचस्प है। मतलब ये कोई ओरिजिनल इंडियन सिस्टम नहीं था। नहीं, सही पकड़ा आपने। ये कोई जमीन से उगी हुई व्यवस्था नहीं थी। मुगलों की जड़ें मध्य एशिया में थी, तो वो अपने साथ शासन करने का ईरानी अरबी मॉडल लेकर आए। अच्छा। लेकिन वो चतुर थे। उन्होंने समझा कि भारत पर शासन करने के लिए सिर्फ बाहरी मॉडल काम नहीं करेगा। तो उन्होंने उस बाहरी ढांचे को लिया और उसमें भारतीय परंपराओं और जो सल्तनत काल से व्यवस्थाएं चली आ रही थी उनको मिला दिया। तो एक तरह का फ्यूजन हो गया। हाँ, बिल्कुल, एक फ्यूजन था। और इसी फ्यूजन का एक बहुत जरूरी पहलू अगली लाइन में है। मुगल कालीन प्रशासन एक प्रकार का सैनिक प्रशासन था, जिसमें सद्र उस सुदूर को छोड़कर शेष सभी प्रशासनिक अधिकारी सैनिक अधिकारी होते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब फाइनेंस देखने वाला भी फौजी। हाँ, यही तो इस व्यवस्था का मूल चरित्र था। सद्र उस सुदूर जो धार्मिक मामलों का प्रमुख था, बस उसको छोड़कर बाकी सब लगभग हर बड़ा अधिकारी एक मनसबदार होता था। और ये मनसबदारी व्यवस्था ही पूरे प्रशासन की रीढ़ थी। हर अधिकारी को एक रैंक मतलब मनसब दिया जाता था। ओके। उसी से उसका पद, उसकी सैलरी और उसे कितने सैनिक रखने हैं सब तय होता था। तो चाहे सूबेदार हो या खजांची, वो सब असल में सेना के अधिकारी थे। मतलब जरूरत पड़ने पर उन्हें लड़ने जाना पड़ता था। बिल्कुल, युद्ध के मैदान में जाने के लिए हमेशा तैयार। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सरकार हमेशा एक तरह से वॉर मोड में रहती थी? कह सकते हैं। इससे साम्राज्य पर बादशाह का सैन्य कंट्रोल बहुत मजबूत रहता था। और ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है। मुगल प्रशासन सामाजिक कार्यों के प्रति उदासीन था। उदासीन मतलब उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। जी, जब आपकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी का कैरेक्टर ही मिलिट्री जैसा हो, तो आपका ध्यान टैक्स वसूलने, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने पर होता है, ना कि जनता के लिए स्कूल या अस्पताल बनाने पर। तो लोक कल्याण उनकी प्राथमिकता नहीं थी? नहीं, साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता वो प्राथमिकता थी। और हमें इस पूरी मशीनरी की जानकारी मिलती कहाँ से है? नोट्स कहते हैं, मुगल प्रशासन की जानकारी अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मिलती है। जी, आईने अकबरी तो जैसे एक खजाना है मुगल प्रशासन को समझने के लिए। ये अकबर के अकबरनामा का ही एक हिस्सा है। अच्छा, अबुल फजल ने इसमें सिर्फ नियमों और पदों का जिक्र नहीं किया है, बल्कि हर विभाग के कामकाज, राजस्व के आंकड़े, मतलब इतनी डिटेल दी है कि ये उस दौर का एक, कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल बन जाता है। चलिए अब इस मशीनरी के सेंटर में चलते हैं। बादशाह। पहला बिंदु कहता है, सम्राट बादशाह, शासन की समस्त शक्तियां बादशाह में निहित होती थीं, अतः निरंकुश राजतंत्र था। ये बिल्कुल साफ है। सारी पावर का सोर्स बादशाह था। वही चीफ एग्जीक्यूटिव, वही लॉ मेकर और वही चीफ जस्टिस। मतलब उसकी मर्जी ही कानून थी। हाँ, इसी को निरंकुश राजतंत्र कहते हैं, जहां राजा पर किसी संस्था का कोई कंट्रोल ना हो। और इसी बात को और साफ करते हुए अगला बिंदु है, मुगल प्रशासन केंद्रीकृत, निरंकुश, राजतंत्रात्मक, वंशानुगत था। ये चार भारी शब्द हैं, इनको थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, ये चार शब्द ही पूरे मुगल ढांचे का सार हैं। पहला, केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड, मतलब सारी पावर सेंटर में, दिल्ली या आगरा में बैठे बादशाह के पास थी। ओके। दूसरा, निरंकुश यानी ऑटोक्रेटिक, जैसा हमने कहा, बादशाह पर किसी का कंट्रोल नहीं था। तीसरा, राजतंत्रात्मक, मतलब राजा का शासन, कोई चुनाव नहीं। और चौथा, वंशानुगत यानी हेरिडिटेरी, राजा का बेटा ही अगला राजा बनेगा। हालांकि मुगलों में हमेशा सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी मिले, ये जरूरी नहीं था। हाँ, उत्तराधिकार के लिए तो लड़ाइयां होती ही थीं। जी, जो सबसे शक्तिशाली होता था वही तख्त पर बैठता था। तो ये तो साफ है कि बादशाह सबसे ऊपर था, पर सवाल ये है कि उसके इस अनलिमिटेड पावर को वैधता कहाँ से मिलती थी? लाखों लोग उसकी बात क्यों मानते थे? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर आता है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। हमारा अगला टॉपिक नोट्स में लिखा है,
राजत्व सिद्धांत को दैवीय सिद्धांत मानते थे। मतलब वो खुद को भगवान का भेजा हुआ मानते थे? बिल्कुल, वो खुद को सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। उन्हें लगता था कि शासन करने की शक्ति सीधे अल्लाह से मिली है। और अबुल फजल ने इस बात को और भी आगे बढ़ाया। नोट्स में है। अबुल फजल ने बादशाह के लिए फर्रे इज़्दी, ईश्वर का प्रकाश शब्द का प्रयोग किया। हाँ, फर्रे इज़्दी मतलब ईश्वर से निकली हुई रोशनी। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार था। कैसे? ये कहकर कि बादशाह ईश्वर का प्रकाश है, अबुल फजल ने बादशाह के शासन को एक डिवाइन सैंक्शन दे दिया। अब बादशाह की बात न मानना मतलब ईश्वर की मर्जी के खिलाफ जाना। इससे बादशाह की स्थिति आम इंसानों से बहुत ऊपर हो गई। वाकई, और शायद इसी आत्मविश्वास का नतीजा अगली लाइन में दिखता है। किसी भी मुगल शासक ने खलीफा से मान्यता नहीं ली थी। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस दौर में इस्लामी दुनिया में खलीफा सर्वोच्च धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख माने जाते थे। हाँ। कई मुस्लिम शासक अपनी सत्ता को वैलिडिटी देने के लिए खलीफा से एक तरह का अप्रूवल लेटर लेते थे। लेकिन मुगल बादशाह इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा, हमें किसी बाहरी ताकत से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम खुद ही काफी हैं। हाँ, ये उनकी संप्रभुता का एक बहुत बड़ा ऐलान था। ठीक है, तो बादशाह के पास अनलिमिटेड पावर है, लेकिन जाहिर है वो अकेले इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चला सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स कहते हैं सम्राट अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता था, जिसे विजारत कहा जाता था। जी, इस पूरी टीम को विजारत कहते थे और इसके सदस्य बादशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार होते थे। और इस टीम का कप्तान होता था वजीर। मुगल काल में वजीर को वकील कहा जाता था। हाँ, शुरुआती दौर में वकील मुतलक भी कहते थे, जो बादशाह के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति था, एक तरह से प्रधानमंत्री। यहाँ हमारे पास कुछ प्रमुख वजीरों की एक लिस्ट भी है। बाबर के निजामुद्दीन खलीफा, हुमायूं के हिंदू बेग, और अकबर के समय तो कई थे। हाँ, अकबर के समय बैरम खां सबसे मशहूर थे। और महम अनगा का जिक्र भी जरूरी है, क्योंकि वो मुगल इतिहास की अकेली महिला हैं जो इस पद तक पहुंची। लेकिन इतनी ज्यादा पावर तो हमेशा एक खतरा भी होती है। बिल्कुल। और फिर एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। शाहजहां ने वजीर पद को समाप्त कर दिया था। ये तो बहुत बड़ा कदम लगता है। ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। ये दिखाता है कि शाहजहां सत्ता का केंद्रीकरण किस हद तक चाहता था। उसने उस पद को ही खत्म कर दिया जो बादशाह को चुनौती दे सकता था। लेकिन वजीर की शक्तियों को कम करने की ये प्रक्रिया तो अकबर के समय में ही शुरू हो गई थी, है ना? हाँ, अकबर एक दूरदर्शी शासक था। उसने बैरम खां के अनुभव से सीखा था कि सारी पावर एक हाथ में देना ठीक नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए उसने एक बहुत ही चालाकी भरा कदम उठाया और यहीं से दीवान का पद सामने आता है। नोट्स में है, अकबर ने वजीर की शक्तियों को कम करने के लिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 1564 में दीवान पद का सृजन किया था। अच्छा, तो ये वजीर पर एक चेक था। हाँ, उसने वित्त और राजस्व विभाग को वजीर के कंट्रोल से अलग कर दिया और उसे एक नए अधिकारी दीवान के अधीन कर दिया। ये शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन उदाहरण था। तो एक तरह से प्रधानमंत्री की शक्ति कम करने के लिए वित्त मंत्री का नया पद बना दिया। एकदम सही। ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड चेक एंड बैलेंस सिस्टम था। अब प्रशासन का प्रमुख वजीर था, लेकिन खजाने की चाबियां दीवान के पास थी। और अकबर के दीवान कौन थे? पहला दीवान था मुजफ्फर खां, पर सबसे प्रसिद्ध तो टोडरमल थे। हाँ, असली पहचान राजा टोडरमल ने बनाई। वो राजस्व मामलों के जीनियस थे। उन्होंने धसाला बंदोबस्त नाम की एक शानदार प्रणाली विकसित की। और ये परंपरा आगे भी चलती रही। जहांगीर के समय एतमादनौला और औरंगजेब के समय असद खां, जो सबसे लंबे समय तक दीवान रहे। जी, असद खां लगभग 31 वर्षों तक दीवान के पद पर रहे। चलिए अब कुछ और प्रमुख अधिकारियों की बात करते हैं। पहला है मीर बख्शी। मीर बख्शी, जिसे हम रक्षा मंत्री कह सकते हैं, पर उसका काम उससे कहीं ज्यादा था। अच्छा। वो सैन्य विभाग का प्रमुख जरूर था, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण काम था मनसबदारी व्यवस्था का संचालन करना। अच्छा, तो मनसबदारी भी यही देखता था। हाँ, और मनसबदारी ही पूरे मुगल अभिजात वर्ग की रीढ़ थी। तो एक तरह से मीर बख्शी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का HR हेड था। वो भर्ती, घोड़ों को दागना, सैनिकों का हुलिया दर्ज करना, सब देखता था। यहाँ एक दिलचस्प बात है कि सेना को वेतन दीवान तन नाम का अधिकारी देता था, मीर बख्शी नहीं। ऐसा क्यों? ये फिर से वही चेक एंड बैलेंस की नीति है, ताकि मीर बख्शी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। बिल्कुल। अगर सेना का प्रमुख ही उन्हें वेतन भी देने लगे तो सेना बादशाह के बजाय मीर बख्शी के प्रति वफादार हो सकती है। समझ गई। लेकिन इमरजेंसी में, मतलब युद्ध के समय,
मीर बख्शी खुद वेतन देता था। जी, ताकि कोई देरी ना हो और सैनिकों का मनोबल बना रहे। कमाल का सिस्टम है। अगला अधिकारी है मीरे सामा, बादशाह की घरेलू जरूरतों को पूरा करने वाला। हाँ, ये रॉयल हाउस होल्ड मैनेजर जैसा लगता है, पर यह पद बहुत शक्तिशाली था। मीरे सामा शाही महल, हरम और शाही कारखानों का प्रमुख होता था। कारखाने? हाँ, ये आज की फैक्ट्रियों जैसे थे, जहां बादशाह और शाही परिवार के लिए कीमती सामान, कपड़े, हथियार सब कुछ बनता था। अब आते हैं धार्मिक मामलों पर। सद्र उस सुदूर, ये धर्म और दान विभाग का प्रमुख था। इसका काम था इस्लामी कानूनों का पालन सुनिश्चित करना, विद्वानों और धार्मिक संस्थानों को दान देना और जरूरतमंदों की मदद करना। नोट्स में ये भी है कि अकबर ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने एक सद्र अब्दुल नबी को पद से हटा दिया था। जी, ये दिखाता है कि अकबर का अपने प्रशासन पर कितना सख्त नियंत्रण था। बिल्कुल। अब बात करते हैं न्याय की। अगला पद है काजी उल कुजात, मतलब न्याय विभाग का अध्यक्ष। हाँ, चीफ जस्टिस। लेकिन आगे लिखा है कि प्रधान न्यायाधीश बादशाह होता था, तो ये कैसे हुआ? काजी उल कुजात सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था, लेकिन अंतिम अपील की अदालत खुद बादशाह था। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट तो बादशाह ही था। जी, किसी भी मामले में आखिरी फैसला बादशाह का ही होता था। वो किसी भी काजी के फैसले को पलट सकता था। और आखिर में एक बहुत चर्चित अधिकारी मुहतसिब, जिसकी नियुक्ति औरंगजेब ने की थी। हाँ, मुहतसिब को एक तरह की मॉरल पुलिस कह सकते हैं। इसका काम ये देखना था कि लोग शरीयत यानी इस्लामी कानून के हिसाब से जी रहे हैं या नहीं। जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, इन सब पर नजर रखना। जी, हालांकि जैसा कि नोट्स में उल्लेख है, बाद में उसे कुछ विवादास्पद जिम्मेदारियां भी दी गईं, जैसे बनारस फरमान के तहत मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की। ठीक है, अब हमारे पास कुछ और अधिकारियों की एक लिस्ट है। इन्हें एक एक करके देखने से अच्छा है क्या हम इन्हें इनके विभागों के हिसाब से समझ सकते हैं? जैसे मुगलों का सूचना और खुफिया तंत्र कैसा था? ये एक बेहतरीन तरीका है। तो देखिए, मुगलों का सूचना नेटवर्क बहुत मजबूत था। इसका प्रमुख था दरोगा ए डाक चौकी। नाम में डाक है पर काम जासूसी का। उसके नीचे वाकया नवीस थे, जो हर सूबे की घटनाओं की रिपोर्ट तैयार करते थे। खुफिया नवीस गुप्त रूप से खबरें इकट्ठा करते थे, और हरकारा जासूस और संदेशवाहक दोनों का काम करते थे। तो ये पूरा एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क था। जी, जो बादशाह को साम्राज्य के कोने कोने से जोड़कर रखता था। और सैन्य विभागों में तोपखाने का प्रमुख मीर आतिश कहलाता था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। मीर बर शाही नौसेना की देखरेख करता था, और मीर बर वन विभाग का प्रमुख था। और वित्त और अकाउंटिंग में क्या वहां भी कोई चेक एंड बैलेंस था? हाँ, बिल्कुल था। मुशरिफ मुमालिक था महालेखाकार, यानी अकाउंटेंट जनरल, जो आय व्यय का हिसाब रखता था। जी। लेकिन उसके काम को जांचने के लिए एक और अधिकारी था, मुस्तौफी मुमालिक, जो था महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल। वाह, तो एक हिसाब लिखता था और दूसरा उसकी जांच करता था। बिल्कुल, भ्रष्टाचार रोकने की एक और कोशिश। ये तो वाकई एक बहुत ही सुनियोजित और जटिल व्यवस्था थी। चलिए, अब एक बार जल्दी से इन सब मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं। जरूर। तो मुगल प्रशासन का मूल ढांचा ईरानी अरबी था, जिसमें भारतीय तरीकों का मिश्रण था। इसका चरित्र पूरी तरह सैनिक और केंद्रीकृत था। हाँ, और सारी शक्ति बादशाह में निहित थी, जो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि यानी फरे इज़्दी मानता था। प्रशासन में बादशाह के बाद सबसे शक्तिशाली वजीर था, लेकिन अकबर ने उसकी शक्ति को बैलेंस करने के लिए वित्त विभाग के प्रमुख दीवान का पद बनाया। और शाहजहां ने तो वजीर के पद को ही लगभग खत्म ही कर दिया। सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था और शाही परिवार का जिम्मा मीर इस सामा के पास था। धार्मिक मामलों को सदर उस सुदूर और न्याय को काजीउल कुजात देखता था, लेकिन अंतिम न्यायाधीश हमेशा बादशाह ही होता था। और औरंगजेब ने लोगों के नैतिक आचरण पर नजर रखने के लिए मुहतसिब को नियुक्त किया था। और वित्त में भी मुशर्रिफ यानी अकाउंटेंट और मुस्तौफी यानी ऑडिटर के बीच शक्तियों का बंटवारा था। बहुत बढ़िया, ये पूरा प्रशासनिक ढांचा अब काफी स्पष्ट हो गया है। इस पूरी व्यवस्था को देखकर एक बात साफ होती है, ये एक जटिल और परिष्कृत मशीनरी थी, जिसमें हर पुर्जे को दूसरे को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन अंत में इस पूरी मशीन का स्विच एक ही व्यक्ति के हाथ में था, बादशाह। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। जब तक बादशाह योग्य रहा, व्यवस्था चलती रही, लेकिन जैसे ही केंद्र कमजोर पड़ा, ये पूरा ढांचा बिखरने लगा। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है
कि क्या कोई भी ऐसी व्यवस्था जो एक व्यक्ति पर इतनी ज्यादा निर्भर हो, लंबे समय तक स्थिर रह सकती है? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।